जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 सीआरपीसी के बारे में, जो बताता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे दर्ज होगी, उसका क्या तरीका होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग सेक्शन 207 सीआरपीसी पढ़ेंगे वहां पर हमें जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा हुआ मिलता है। अदरवाइज पूरे सीआरपीसी में आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हम लोग अगर डिस्कस करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एक पुलिस ऑफिसर को संज्ञेय अपराध के बारे में मिली हुई जो सूचना है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब जैसे यहां पर क्या मिला आपको? कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली, आपने क्या दर्ज किया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती तो यहां आप दर्ज करते एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब एफआईआर दर्ज किया आपने सेक्शन 154 सीआरपीसी में, और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आपने दर्ज की सेक्शन 155 सीआरपीसी में। तो मैं आपको आज एफआईआर का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, आपको कैसे कैसे दर्ज होगी और एनसीआर की पूरी कार्यवाही जो है वो कैसे होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी बोलता है कि यदि किसी अपराध की जानकारी थाना प्रभारी को मौखिक रूप में दी जाती है, उसे लिखित रूप में दर्ज करेगा और उससे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा। सबसे पहली चीज ऑरली। किसको इंफॉर्मेशन दी गई? एसएचओ को। बोलता है कि जब भी ऑरल इंफॉर्मेशन एसएचओ के पास आएगी तो या तो एसएचओ लिखेगा या एसएचओ के आदेश पर उसका कोई सबॉर्डिनेट लिखेगा। क्या लिखेगा? जो इंफॉर्मेशन आई है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? वो जब किसी विक्टिम ने आके अपनी व्यथा सुनाई है तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। और वो स्टेटमेंट कौन सी धारा में लिखा जाएगा? अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। ये क्लियर हो गया होगा आपको? मतलब जब भी मौखिक तौर पर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके कोई व्यक्ति आएगा और आपने देखा कि वो कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, संज्ञेय अपराध की है, तो एसएचओ साहब क्या करेंगे? उसको या तो खुद लिखेंगे या अपने किसी सबॉर्डिनेट को कहेंगे कि आप लिखिए। और जब आपने लिख लिया, वो इंफॉर्मेशन आई, तो वो जो क्या हो गया? बयान हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब वो स्टेटमेंट कौन सी सेक्शन में हो गया? 154 सीआरपीसी में हो गया। ठीक है जी। उसने जो लिखा, स्टेटमेंट लिखा पुलिस ने, वो स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पर हमने क्या करना है? मैंडेटरी क्या चीज है? पहला, पढ़कर सुनाना है। जिसने बयान किया है, जिसका स्टेटमेंट है, जिसके स्टेटमेंट पे आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उसको पढ़कर सुनाना है कि जो उसने कहा है क्या है वही लिखा गया है, कि हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड तो नहीं कर दिया। अब पढ़ के जब उसने सुनाया और हमने, पुलिस ने जो है पढ़ के उसको सुनाया और वो आदमी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जो मैंने कहा है वैसे ही लिखा है, तो उसके मैंडेटरी फील्ड सेकंड आ गई, सिग्नेचर लेने हैं। किसके सिग्नेचर लेने हैं? कंप्लेनेंट के सिग्नेचर लेने हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। पुलिस 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट भी लिखती है, वो गवाहों का बयान होता है, उस पर सिग्नेचर नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जब भी किसी कंप्लेनेंट का बयान लिखा जाता है, एफआईआर दर्ज करनी होती है, तो उसमें सिग्नेचर उसके मैंडेटरी हैं। और सुनिए, अगर वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है वो सिग्नेचर करने से पुलिस को मना कर देता है कि मैं सिग्नेचर नहीं करता, तो वहां वो अपराध कौन सा करता है? 180 इंडियन पिनल कोड का अपराध करता है। वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी अपराध खड़ा हो जाता है। कब खड़ा हो जाता है? जब वो सिग्नेचर करने से मना करता है। कहां सिग्नेचर करने से मना करता है? अपना बयान जो उसने अपना बयान पुलिस के पास दिया, अगर वो उस बयान पे सिग्नेचर नहीं करता है तो पुलिस उसके अगेंस्ट 180 आईपीसी में कार्रवाई कर सकती है। एक चीज बताता हूं, और अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन बताता है, झूठी सूचना देता है, पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी रिपोर्ट आके देता है, तो उसके अगेंस्ट 182 आईपीसी की कार्रवाई स्टैंड हो जाती है।
ध्यान रखिएगा ये। अगर कंप्लेनेंट अपने बयान पर सिग्नेचर करने से मना कर देता है, कौन सा बयान, जब उसने 154 सीआरपीसी का बयान पुलिस ने उसका लिखा, क्यों लिखा, एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा, और वो नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कंप्लेनेंट अगर अपनी एप्लीकेशन पर या फिर कंप्लेनेंट अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। तो पुलिस क्या कर सकती है, सेक्शन 180 इंडियन पिनल कोड में उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति झूठी सूचना देता है पुलिस को, झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है पुलिस के पास आके, तो सेक्शन 182 इंडियन पिनल कोड में उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आया था ऑरल वाला डिस्पोजल हो गया। जो व्यक्ति जिसने आया उसने ऑरल आके स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा, स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर कराए और एफआईआर दर्ज हो गया। अब दूसरी चीज कहता है कि ऑरल में आपने कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया, उसके बाद बोलता है कि जब ये सारी ऑरल चीज होगी वो एफआईआर रजिस्टर में लिखी जाएगी। एफआईआर रजिस्टर होता है थाने में, उसमें जो है एफआईआर लिख दी जाती है। ठीक है, आजकल सीसीटीएनएस पे है, पहले हार्ड कॉपी हुआ करती थी। उसके बाद कहता है कि यही चीज हमने रखनी है। इसमें एफआईआर में लिखा तो नहीं है, सेक्शन में नहीं लिखा है, लेकिन अगर हमारे पास कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है, अगर हम लोग कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आता है, वो पढ़ा लिखा है और उसने एप्लीकेशन दिया है, रिटर्न एप्लीकेशन दिया है, तो हमें एक चीज इंश्योर करनी है, उसमें सिग्नेचर जरूर चेक करने हैं। कंप्लेनेंट के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं होंगे तो एफआईआर पुलिस जो है वो दर्ज नहीं कर सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन क्या है कि जब कोई ऐसी महिला जो थाने में आती है जिसके साथ 326A, 326B, 376, 354 या फिर 509 आईपीसी के अंतर्गत अपराध हुआ है, सेक्शंस यही हैं। 326A भी जो है चोट पहुंचाना, एसिड अटैक करना। 354 जो है असॉल्ट है, महिला पर जो है बल प्रयोग करना। उसके बाद 376 जो है बलात्कार है। उसके बाद 509 जो है धमकी है, आपराधिक धमकी है। अगर ऐसा कोई महिला के साथ ऐसा कोई अपराध हुआ है और वो महिला अगर थाने में रिपोर्ट करने आई है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा, लिखा जाता है। आगे बोलता है कि अगर जो महिला आई है स्टेटमेंट के लिए या फिर कंप्लेन के लिए, या फिर कोई अगर और व्यक्ति आया है जो मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम है, जो महिला है वो मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है, तो उसका स्टेटमेंट जो होगा वो ऑडियो वीडियो मोड से भी दर्ज किया जा सकता है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी किया जा सकता है और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और साथ में उसमें स्टेटमेंट के लिए एक दुभाषिया जो है वो प्रयोग होगा, मतलब अगर महिला बात नहीं कर सकती तो वो ऐसा कोई टीचर होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए जो उसकी बच्चे की भाषा को इशारों से जो है पुलिस को समझा सके एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसके बाद बोलता है कि जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है उसको फ्री कॉपी दी जाएगी, मतलब जो कंप्लेनेंट है उसको एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और सिग्नेचर करवाए जाते हैं कि हाँ रिसीव्ड अ फ्री कॉपी। यहां पर एक चीज और ऐड कर दूं, कंप्लेनेंट को तो दी ही जाती है, जो एक्यूज्ड है उसको भी दी जाएगी। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जजमेंट है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्यूज्ड अपना जमानत का अधिकार 438 सीआरपीसी में तभी प्रयोग कर पाएगा जब उसको पता लगेगा कि उसके अगेंस्ट आरोप क्या हैं। आरोप कब पता चलेंगे, जब उसको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। तो मतलब कंप्लेनेंट को तो दी ही जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्यूज को भी दी जाएगी, लेकिन जब भी रेप, टेररिज्म या पॉक्सो से रिलेटेड एफआईआर होगी तो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से अप्रूवल लेके जो है उसकी कॉपी सप्लाई की जाएगी। अदरवाइज जो है एक्यूज की कॉपी सप्लाई की जा सकती है, बशर्ते कि एक्यूज ने या फिर उसके एडवोकेट ने एप्लीकेशन लगाई हो कॉपी लेने के लिए। उसके बाद कहता है कि यदि थाना प्रभारी मना करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, पहली बात थाना प्रभारी मना नहीं कर सकता, सेक्शन 166A आईपीसी भी उसके अगेंस्ट जो है वो खड़ी होती है अगर वो मना करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां बोलता है कि अगर एसएचओ ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए तो प्रभावित व्यक्ति क्या करेगा। तो इसमें कहा गया है कि जो विक्टिम है वो
एसपी को, जिला के पुलिस कप्तान को अपनी एप्लीकेशन भेजेगा, या तो खुद दे सकता है, एप्लीकेशन जो है अपने डाक के द्वारा भेज सकता है कि महोदय मैं एसएचओ के पास गया था, मेरी एप्लीकेशन जो है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, कृपया एफआईआर दर्ज करें। तो सेक्शन बोलता है कि एसपी जो हैं वो एफआईआर दर्ज करेंगे, या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या किसी ऑफिसर को डिप्यूट करेंगे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब यहाँ पे सेक्शन यहीं पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, खींचते हैं कि जब एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी कंप्लेनेंट ने, और एप्लीकेशन पे एसपी साहब ने भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दिए, तो कंप्लेनेंट कोर्ट में जाएगा सेक्शन 156 का सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में, और कहेगा, कोर्ट में जाके न्यायालय में जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास कहेगा कि मैं ऐसे ऐसे दर्ज करने के लिए गया था एफआईआर, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कृपया करके पुलिस को आदेश दिए जाएं कि मेरी एफआईआर को दर्ज किया जाए। तो अगर 156(3) में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, फिर आदेश कर देंगे एसएचओ को, ऑर्डर आएगा कि भैया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है और आप इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए, एफआईआर दर्ज कीजिए, तो यहां पर फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये चेन सारा कंप्लीट हो गया। यहां पर एक थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि एसएचओ अगर बाय द वे नहीं दर्ज करता एफआईआर किसी विक्टिम का, तो वो क्या कर सकता है, तो वो एसपी को जो है लिख सकते हैं, डाक के द्वारा भेज सकते हैं, और एसपी के बोलने पर भी अगर एसपी को भेजने के बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो 156(3) में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास, और अगर वहां पर एफआईआर दर्ज हो जाता है देन फाइन, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। एक चीज और है 166A आईपीसी, अब कंफ्यूज मत होना, आईपीसी सीआरपीसी मिक्स हो रही है, लेकिन ये सेक्शन आपको जानना जरूरी है जो एफआईआर पढ़ते हैं। अगर कोई एसएचओ किसी महिला से रिलेटेड कुछ अपराध हैं, सेक्शन 166A इंडियन पिनल कोड पढ़िएगा, अगर कोई महिला से रिलेटेड अपराध है, रेप वगैरह के अगर कोई अपराध हैं और एसएचओ साहब उसको दर्ज नहीं करते हैं, या दर्ज करने में आनाकानी करते हैं या दर्ज करने में फेल रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है सेक्शन 166A इंडियन पिनल कोड के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई एसएचओ मना करता है किसी महिला को उसके साथ हुए अपराध को, रेप के मुकदमे को दर्ज करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट क्या कार्यवाही हो सकती है, तो सेक्शन 166A इंडियन पिनल की कोड की कार्यवाही जो है उस एसएचओ के अगेंस्ट हो सकती है। तो ये हमने एफआईआर कर लिया। एफआईआर के बाद क्या होता है जनरली, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। 154 सीआरपीसी के बाद आ जाइए सेक्शन 155 सीआरपीसी। हमने यहां पे कहा था, हमने डिस्कस किया था कि 155 पे आगे हम लोग, इससे पहले हमने जीरो एफआईआर डिस्कस नहीं किया, तो 155 बाद में करते हैं। जीरो एफआईआर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जीरो एफआईआर क्या होता है, यहां पे देखिए, एक लड़की है, उसके साथ अपराध हुआ है शिमला में। शिमला में वो बाई चांस जो है कंप्लेंट नहीं कर पाई, वो जाके कांगड़ा में पहुंच जाती है। कांगड़ा में उसको आता है कि नहीं यार मुझे एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, मुझे शिमला में उसके किसी कारण से एफआईआर दर्ज नहीं हुई, थाना में गई वहां पे पीएस शिमला में, लेकिन दर्ज नहीं हुई। कांगड़ा में आ गई, कांगड़ा में जो है एसएचओ के पास गई और बोला कि मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है। एसएचओ साहब क्या करेंगे, उस लड़की को शिमला भेज देंगे क्या? शिमला नहीं भेजेंगे, वो क्या करेंगे, यहां पे जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसे जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसमें रूटीन में, मेरा एक वीडियो है डिटेल में मैंने जीरो एफआईआर पे बनाया हुआ है, जब आपको समय मिलेगा तो उसको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हर दिन कोई ना कोई एफआईआर थाने में दर्ज होती है, तो हर साल जो है उसका, जैसे 2025 ये उसके नीचे रहता है बटे, यहाँ पर 1, 2, जैसे आज की डेट में 25 दर्ज हुई, 26 दर्ज हुई, कल जाके अगर नई एफआईआर आएगी तो उसका नंबर होगा 27, फिर 28। लेकिन जो जीरो एफआईआर है वो मेरे थाने की तो है नहीं, कांगड़ा थाने की नहीं है, वो है शिमला थाने की। तो हम उसको कैसे दर्ज करेंगे, कांगड़ा वाले उसको कैसे दर्ज करेंगे, 0-0 करके दर्ज करेंगे। अब क्या हुआ, एफआईआर कहां की थी, जो घटना कहां की थी, शिमला की घटना थी। तो क्या हुआ, कांगड़ा वालों ने दर्ज किया और कांगड़ा वाले क्या करेंगे, उस एफआईआर को शिमला को भेज देंगे और कहेंगे कि ये जीरो एफआईआर है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब क्या करेंगे, आईओ शिमला से डिप्यूट होगा, वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा। चार्जशीट कौन से न्यायालय में भेजी जाएगी, शिमला के न्यायालय में भेजी जाएगी। अब शिमला में जब भेजी तो ट्रायल कहां चलेगा, शिमला में चलेगा।
तो सारी की सारी चीजें कहां होगी, शिमला की होगी। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा आप कि अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई एफआईआर होता है, 0 एफआईआर होता है, तो जो रेप केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन महिला का जो है रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, बिकॉज उसमें बायोलॉजिकल एविडेंस के समाप्त होने के चांसेस होते हैं। तो कांगड़ा वाले से अगर महिला का जो केस था, जहां पर क्योंकि 0 एफआईआर जो है किसी भी मामले में दर्ज कराई जा सकती है, अगर महिला के केस में 376 का अगर पर्चा हुआ है, रेप का पर्चा हुआ है, तो जो कांगड़ा वाला आईओ था, इसका फर्ज बनता था कि उसका मेडिकल करवाया जाए, महिला का मेडिकल कराया जाए, और एमएलसी लेके, महिला की जो एमएलसी लेके, एफआईआर लेके और एक केस डायरी सीडी काट के कहां भेज दी जाए, यहां पे शिमला को भेज दी जाए। ये 0 एफआईआर का कार्यवाही है। अब आ जाइए सेक्शन 155 सीआरपीसी में। अगर आपको 0 एफआईआर हमने जल्दी जल्दी किए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो वो एक पूरा वीडियो है 0 एफआईआर पे मेरा, उसको देख सकते हैं। सेक्शन 155 सीआरपीसी क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट है। हमने कहा ऑफेंसेस दो टाइप के हैं, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या दर्ज होता है? एनसीआर दर्ज होती है। तो एनसीआर कौन सी सेक्शन में दर्ज होती है सीआरपीसी की? 155 सीआरपीसी में। एनसीआर का प्रोसीजर क्या है? जैसे एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की कॉपी विक्टिम को दे दी जाती है, वैसे ही एनसीआर को दर्ज करके एक कॉपी जो है कंप्लेनेंट को दे दी जाती है। अब एनसीआर की कॉपी में क्या लिखा जाता है? जो कंप्लेनेंट है उसको कहा गया है कि अपनी जो कार्रवाई है वो न्यायालय में करवाएं। तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम इन्वेस्टिगेशन कौन से केसेस में करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में हम तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते जब तक न्यायालय हमें आदेश ना दे। तो अब यहां पे क्या किया हमने? एनसीआर काटी, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एनसीआर काटी और एनसीआर हमने दे दिया कंप्लेनेंट को। अब कंप्लेनेंट साहब ने क्या किया? 155 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाया। हमने 155 सीआरपीसी में भी एक डिटेल वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा, वहां मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई आपको फीस नहीं है, कोई कुछ आपको देना नहीं है, आपको टोटल फ्री एजुकेशन है ये। आपसे कोई फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाती है। 155 सीआरपीसी में पुलिस यहां पर कंप्लेनेंट जो है एप्लीकेशन लगाएगा, न्यायालय में कहेगा कि पुलिस को डायरेक्शन की जाए कि मेरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है पुलिस के पास सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में है, लेकिन वहां पर एक राइडर हमने डिस्कस किया था कि अगर न्यायालय कह दे तो हम नॉन कॉग्निजेबल केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम तो मना करते नहीं ना पुलिस वाले किसी को भी। कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर दर्ज की थी, हमने इन्वेस्टिगेट किया। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कंप्लेनेंट को कह दिया कि भैया प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का नॉन कॉग्निजेबल केसेस को, आप जाइए मैजिस्ट्रेट से कहिए। और मैजिस्ट्रेट ने जाके आदेश दे दिया। मैजिस्ट्रेट के पास गए, 155 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाया कि पुलिस को कहा जाए कि इन्वेस्टिगेट किया जाए हमारा नॉन कॉग्निजेबल केस। न्यायालय ने आदेश दे दिया पुलिस को। अब क्या करेंगे पुलिस? क्या करेगी? नॉन कॉग्निजेबल केस को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इन्वेस्टिगेट करेगी तो यहां पे दो चीजें नहीं आएंगी। हमने ये डिस्कस किया था कि अरेस्ट की पार नहीं आएगी। इन्वेस्टिगेशन करेंगे ठीक है, लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं आएगी। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जो है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं V1 टेस्ट के लिए, उसमें भी लिखे हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर गिरफ्तारी करनी होगी तो वारंट लेना होगा न्यायालय से, ठीक है। दूसरा, यहां पे इन्वेस्टिगेशन की ना, 155 में जो है डायरेक्शन तो दी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन यहां पर चार्जशीट नहीं बनेगी भैया। जो फर्स्ट वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था, क्या बनेगा? कंप्लेंट बनेगी, परिवाद बनेगा, इस्तगासा बोल सकते हैं, इस्तगासा बनेगा। इस्तगासा जाता है सेक्शन 2D सीआरपीसी में। तो नॉन कॉग्निजेबल केस हुआ, कंप्लेनेंट पुलिस के पास आया, पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया, एनसीआर दर्ज के उसको हाथ में कॉपी थमा दी, भैया हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अगला कोर्ट में गया 155 में, और वहां से आदेश लेके आ गया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। न्यायालय ने बोला आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। हमने इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंस कलेक्ट की, अरेस्ट हम कर नहीं सकते थे, चार्जशीट हम दे नहीं सकते थे, तो हमने क्या दिया? 2D सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल कर दी, जो न्यायालय में हमने जो है परिवाद
दे दिया, अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो एफआईआर में जब भी एफआईआर दर्ज होगा तो चार्जशीट होगी, 154 में एफआईआर दर्ज होगी, 173 का सबसेक्शन 2 में चालान जाएगा, ठीक है। उसके बाद 155 में एनसीआर दर्ज होगी, 2D सीआरपीसी में कंप्लेंट जाएगी न्यायालय को। कंप्लीट हो गया हमारा 155 सीआरपीसी। उसके बाद आता है सेक्शन 156 सीआरपीसी। सेक्शन 156 सीआरपीसी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। संज्ञेय अपराधों की तफ्तीश करने की पुलिस की शक्ति जो पार है संज्ञेय अपराध में 156 में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पुलिस की पार कहां पर है, सेक्शन 156 सीआरपीसी में दी गई है। वो कहता है, और नॉन कॉग्निजेबल की कहां पे, 155 में। तो 156 सीआरपीसी में कहता है कि पुलिस थाने का प्रभारी एसएचओ किसी भी संज्ञेय अपराध की तफ्तीश मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी कर सकता है अगर वह अपराध उसके थाना क्षेत्र में आता है और उस पर अधिकार क्षेत्र वाली अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उस थाने का एसएचओ करेगा जिस जुडिक्शन में वो घटना हुई है। जैसे हमने डिस्कस किया कि शिमला में हुई है तो 0 एफआईआर कहीं भी दर्ज हुआ, लेकिन वापस तो वहीं पे आया ना जहां का घटना हुआ है। और दूसरी चीज कहता है कि जब भी कोई जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो जो वहां का जो ट्रायल चलेगा वो वहीं का मैजिस्ट्रेट करेंगे। और जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इस धारा के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, जब भी कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार किसी संज्ञेय अपराध की तफ्तीश करता है तो उसकी कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि वह उस केस को तफ्तीश करने का अधिकार नहीं रखता था। अब 156 है ये, हमने 156(3) डिस्कस किया कब, जब हम लोग एफआईआर की बात कर रहे थे। तो 156(1) में बोला गया कि पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। 156(2) में कहा गया कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जब भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, कोई क्वेश्चन जो है वो वहां पर खड़ा नहीं कर सकता कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी कॉग्निजेबल ऑफेंस को। 156(3) में क्या कहता है, कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसे धारा 190 सीआरपीसी के तहत अधिकृत किया गया है वह भी ऐसे मामले में तफ्तीश के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है। 156(3) में कहा गया है सीआरपीसी में कि कोई मैजिस्ट्रेट किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी एसएचओ को बोल सकता है। क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ था, पुलिस ने 154 में मना कर दिया था कि एफआईआर हम दर्ज नहीं करेंगे। व्यक्ति ने क्या किया था 154 सीआरपीसी में, पहला स्टेप थाने में गया था, यहां दर्ज नहीं हुआ। दूसरा स्टेप क्या किया उसने, एसपी साहब को भेजा चिट्ठी अपनी, वहां पे सुनवाई नहीं हुई बेचारे की, नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। तो वो क्या किया, 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाया। और वहां जाके एप्लीकेशन में क्या कहा, दोनों स्टेजेस एक्सप्लेन करनी पड़ी उसको कि पहले मैं थाने में गया था, मेरी ये जो है वो कंप्लेंट है, मैं थाने में गया था, थाने वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, एसपी के पास गया, एसपी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, अब आप ही हैं, आप दर्ज करवाओ, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, यहाँ पे 156(3) मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, मैजिस्ट्रेट ने देखा कि यार ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, पुलिस को तो पता नहीं लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो पुलिस के वो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, भाई साहब इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऑर्डर देंगे यहाँ पे। तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पे आएगा 156(3) में, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको समझ आया होगा। 156(3) 157 पे आ जाइए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश कैसे होगी। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए। हमें भी जो है, जो अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हम लोग दौड़ते दौड़ते इन चीजों को कर रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास है नहीं है। सेक्शन 157 सीआरपीसी बोलता है, जब थाना प्रभारी को सूचना से या अन्य किसी माध्यम से यह संदेह हो कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी तफ्तीश वह धारा 156 सीआरपीसी के तहत कर सकता है। तो 156 सीआरपीसी में कौन से अपराध की तफ्तीश करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की तफ्तीश करता है एसएचओ। तो वह तुरंत उस अपराध की रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस अपराध की पुलिस रिपोर्ट व संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। जब एफआईआर दर्ज होता है, कोई भी एफआईआर, हमने डिस्कस नहीं किया, एफआईआर दर्ज होगा, एक कॉपी जो है वो कंप्लेनेंट को मिलेगी, दूसरी कॉपी इलाका मैजिस्ट्रेट को जाएगी। लोग पूछते हैं कहां पे प्रोविजन है इलाका मैजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी जाने का, तो भाई साहब 157 सीआरपीसी में प्रोविजन है। यहां पे बोलता है कि एसएचओ को इंफॉर्मेशन मिली, जो ऐसा अपराध है जो 156 में वो इन्वेस्टिगेट कर सकता था, कर सकता है,
वो इंफॉर्मेशन मिली है तो उसकी कॉपी क्या करेगा, इमीडिएटली इलाका मजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो एफआईआर दर्ज की, इलाका मजिस्ट्रेट को उसने इंफॉर्मेशन भेज दी और स्वयं घटना के लिए जो है रवाना हो जाएगा, स्वयं जाएगा या फिर अपने से किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भेजेगा। तो आपने देखा होगा जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, एफआईआर दर्ज होती है या डीडी एंट्री डलती है, उसके बाद रवानगी हो जाती है। तो रवानगी एसएचओ के इलाका के लिए क्यों हुई, 157 सीआरपीसी ने प्रोसीजर दिया कि इमीडिएटली वो जो है इलाका के लिए रवाना होगा। उसके बाद अपने या तो खुद जाएगा या किसी जूनियर को भेजेगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ नाम लेकर सूचना दी गई है, मतलब बाय नेम अगर किसी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, तो स्वयं अगर नहीं जाता है तो कोई इशू नहीं है, स्वयं नहीं भी जाएगा तो चल जाएगा। अगर थाना प्रभारी को लगता है कि तफ्तीश करने के पर्याप्त कारण नहीं है तो वो तफ्तीश नहीं करेगा। यहां पे उसको बहुत बड़ी पावर दे दी गई है कि अगर उसको लगता है कि ऐसा अपराध है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, पहले हो गई एफआईआर, बाद में उसको लगा कि यार ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, एफआईआर तो ऐसे ही होगी, तो अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर बनता है, रिपोर्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, मैजिस्ट्रेट को भेजेगा कि है नहीं है इन्वेस्टिगेट करने वाला, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे इसको। अब ये रिपोर्ट कौन सी सेक्शन में जाएगी, 158 सीआरपीसी में जाएगी। अब कैसे जाएगी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे जानी है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हो गया था उसका फेट क्या होगा, वहां पर कैंसिलेशन बनेगी। ये बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, इसमें मत जाइए आप, बाहर रहिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद बोलता है कि अगर ये हो गया नहीं जाएगा, परंतु रेप केसेस में, यहां पे बोलता है कि अगर कोई कंप्लेंट रेप केसेस की है, अगर मामला बलात्कार से जुड़ा है तो पीड़िता का बयान उसके घर पर लिखा जाएगा, क्लियर है ये तो, या उसके द्वारा चुनी गई किसी जगह पर लिखा जाएगा। क्योंकि अगर फोन आया ना, टेलीफोनिकली कोई इंफॉर्मेशन आई है किसी महिला के साथ अगर ऐसी घटना हुई है, तो थानेदार अगर मौके पे जाता है तो उसको बुलाएगा नहीं कि आप आ जाइए थाने में, आप यहाँ पे आके रिपोर्ट लिखाइए, उसके घर पे जाएगा या फिर उसने जो जगह बताई है वहां पर जाएगा, थाने में नहीं बुलाया जाएगा विक्टिम को। सेक्शन 157 सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया गया है कि उसको थाने में नहीं बुलाया जाएगा, कंप्लेनेंट को भी नहीं बुलाया जाता। अमूमन लोग कंप्लेनेंट को फोन करते हैं कि आप आ जाइए थाने में आ जाइए, लेकिन कंप्लेन प्रोसीजर ये बोलता है कि कंप्लेनेंट को आप फोन नहीं कर सकते। उसके बाद यदि संभव हो तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, स्टेटमेंट कौन लिखेगा, महिला पुलिस अधिकारी लिखेगी। कहां लिखेगी, माता पिता, संरक्षक या फिर रिश्तेदार, या फिर अगर ये कोई भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, कोई केयर टेकर भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, तो किसी सामाजिक कार्यकर्ता की प्रेजेंस में लिखना होगा ये स्टेटमेंट। उसके बाद उपरोक्त दोनों मामलों में ए बी में थाना प्रभारी को अपनी रिपोर्ट में ये लिखना होगा कि उसने मौके पर जाकर तफ्तीश क्यों नहीं की। जो सेक्शन 158 जब वहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको मिला कि नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं करनी है, तो उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी 158 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट को, इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट ऐसे नहीं होगी, खाली रिपोर्ट नहीं होगी, उसमें रीजंस लिखने होंगे, कारण क्या थे कि मुझे ऐसे लगा कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, वो सारे के सारे रीजंस उस रिपोर्ट में लिखने होंगे। और यदि वह तफ्तीश नहीं करता तो सूचना देने वाले को भी यह बताया जाएगा कि हम लोग जो है इसमें तफ्तीश आगे नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कंप्लेनेंट है जिसने इन्फॉर्म किया था पुलिस को कि यहाँ पे ये घटना हुई है, 158 सीआरपीसी में रिपोर्ट तो जाएगी मैजिस्ट्रेट को, कंप्लेनेंट को भी कहा जाएगा कि हम जो है इन्वेस्टिगेट इसमें नहीं कर रहे हैं, डिस्पोजल इसका हो गया है। तो ये था सेक्शन 158 सीआरपीसी, सॉरी 157 सीआरपीसी, 154, 155, 156, 157 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 158 मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली कि जब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ये डिसाइड किया उसने 157 में, तो रिपोर्ट जाएगी किसको जाएगी, जो भी रिपोर्ट 157 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, हमने पहले डिस्कस किया 158 की जो रिपोर्ट जाएगी वो मैजिस्ट्रेट को जाएगी, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे इस मामले में, तो वो सरकार के निर्देश अनुसार उस पुलिस उच्च अधिकारी के द्वारा फॉरवर्ड करके जाएगी। यहां देखिए ये जो रिपोर्ट जाएगी ना, जो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जानी है, वो एसएचओ की फॉरवर्डिंग से नहीं जाएगी, किसी सीनियर ऑफिसर की फॉरवर्डिंग से जाएगी। तो बोलता है कि कौन से ऑफिसर की कौन सा ऑफिसर उसको फॉरवर्ड करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अमूमन एसपी या एसडीपीओ से जो है वो फॉरवर्ड होकर वो रिपोर्ट जाती है। ऐसा उच्च अधिकारी थाना प्रभारी को उचित दिशा निर्देश दे सकता है और उन निर्देशों का पालन उन निर्देशों को रिपोर्ट पर लिखकर बिना देर किए रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। मतलब अगर डायरेक्शन देनी है किसी सीनियर ऑफिसर ने, वो उनको जो है पूरा उसमें लिखना होगा, और ये जो रिपोर्ट है मैजिस्ट्रेट को 158 सीआरपीसी में भेज दी जाएगी कि इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आती है सेक्शन 159 सीआरपीसी। जब मैजिस्ट्रेट को धारा 157 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, देखिए 157 में जो पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी, इसी रिपोर्ट की बात हो रही है
कि मैजिस्ट्रेट जो बोल रहा है, ये इसी रिपोर्ट की बात हो रही है कि पुलिस ने डिसाइड किया कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, तो वो रिपोर्ट किसको जाएगी? मैजिस्ट्रेट को जाएगी। ठीक है, 158 सीआरपीसी में। अब 159 क्या बोलता है कि जब वो रिपोर्ट आई, पुलिस ऑफिसर की तरफ से रिपोर्ट आई, तो बोलता है कि जब मैजिस्ट्रेट को धारा 157 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, जो 157 में प्रोविजन है उसका, तो वह तफ्तीश का निर्देश दे सकता है। देखिए, लॉ जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप देखिए 158 सीआरपीसी में, 157 सीआरपीसी में जो एसएचओ है वो मौके पे गया और उसने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। डिसाइड कर लिया, ठीक है, एसएचओ पार है भाई, शक्ति है उसके पास, नहीं करनी नहीं करनी। 158 में उसने क्या किया? रिपोर्ट भेजनी है, रिपोर्ट भेजी, अपने सीनियर से फॉरवर्ड करा के भेज दी कि नहीं बनते ग्राउंड, हम नहीं करेंगे इसको इन्वेस्टिगेट। लेकिन 159 में फिर मैजिस्ट्रेट आगे बैठे हैं, क्या बोलते हैं आगे? बोलते हैं कि 159 जब ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंची तो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकता है। मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो साहब को बोलेंगे कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड बनते हैं। या फिर खुद जांच शुरू कर सकता है, इंक्वायरी शुरू कर सकता है, या फिर अपने से किसी सुबॉर्डिनेट किसी मैजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है कि इसमें इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए, ताकि इसका जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार इसका कानूनी रूप से इस मामले का जो है वो निपटारा किया जा सके। तो हुआ क्या, कोई इंफॉर्मेशन आई 157 में, एसएचओ साहब मौके पे गए, उनको लगा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, उन्होंने 158 में रिपोर्ट दे दी मैजिस्ट्रेट को कि जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट को लगा कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो उन्होंने आदेश दे दिए। और अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, आदेश किस चीज के दिए? इन्वेस्टिगेशन करने के दिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के आदेश नहीं दिए तो खुद इंक्वायरी भी कर सकते हैं, किसी को इंक्वायरी करने के आदेश दे सकते हैं कि आप इंक्वायरी कीजिए और देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन बनता है या नहीं बनता है। तो ये था हमारा सेक्शन 154, 155, 166, 157, 158 एंड 159। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इन सेक्शंस में रहता है। कोशिश की है कि आपको जो है क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन 160 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।